दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं यूपी टेट में आने वाले एनसीईआरटी कक्षा 6 के भूगोल के 4th चैप्टर के बारे में। किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मानचित्र क्या है इसके बारे में जानेंगे और कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। चलिए हम देखते हैं मानचित्र क्या है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इन्होंने कहा है कि हमारी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब अच्छा साधन है या एक ग्लोब पूरी पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर हम केवल एक शहर का, राज्य का या गांव का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। मानचित्र हमारी पृथ्वी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एक कुछ तत्वों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसे मानचित्र होते हैं भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले भौतिक या उच्च आवाज मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे ऐसे बनेगा कि पर्वतों, पठारों को कौन से मानचित्र के द्वारा नापा जाता है या दर्शाया जाता है, तो कहेंगे हम भौतिक मानचित्र। जितनी भी हमारी पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ हैं, महासागर हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो उस भौतिक मानचित्र के द्वारा दर्शाई जाती हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि जब हम राज्य, नगर, शहर, गाँव को जब दर्शाने की बात करें तो राजनीतिक मानचित्र को द्वारा दर्शाया जाता है। अब हमारा आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानसिक विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। सड़क को, वर्षा को, वन को, उद्योग को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र की 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। पूछा जाएगा क्वेश्चन मानचित्र के कितने घटक हैं तो 3। निम्न में से कौन सा नहीं है? एक इनमें से हटा देगा, दूसरा दे देगा, तो आपको देख के लगाना है। दूरी, दिशा, प्रतीक है मानचित्र की। दूरी की बात करें, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल में 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हम बात करते हैं दिशा की। अधिकतर मानचित्रों में दयनीय
तरफ तीर का निशान बना होता है, उसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यहाँ हम इसके द्वारा भी जान सकते हैं कि इधर ऊ लिखा है तो उत्तर, दा लिखा है दक्षिण, ये है ऊ, और पाह तो दक्षिण पूरब, ये पूरब है, ये दक्षिण पूरब है। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाओ, अभी हमने इसके द्वारा जाना है। अब है हमारा, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक तंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, जिसके दिग्बिंदु सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, छो रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों और छाया रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के लिए मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दशाओं के बारे में नहीं पूछ पा सकते, तब आपको इन चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे ये चिन्ह दिए हुए हैं, इसके द्वारा हम जान सकते हैं। इन्होंने बताया है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, तो इसके द्वारा हम बता लग सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन क्या चीज़ दर्शाती है, इसके द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दर्शाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों का भी उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है, हरा मैदान है और जो पीला है पर्वत है, ऐसे दर्शाया गया है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और या स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने चित्र के मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपको मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इस रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं खाका क्या होता है। तो खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया आरेखण रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, इसे खाका कहते हैं। यही हमारी कक्षा 6 की NCERT का 4th चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।